हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव दी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के पर्यावरण आंदोलन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश में भारत के पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत से आंदोलन हुए हैं। आज हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, जहाँ भारत में विकास की बात होती है तो वहाँ पर क्या है, पर्यावरण आधारित जो संघर्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे विकास नीति की बात कही जाती है तो क्या है, पर्यावरण संतुलन को खतरा उत्पन्न होता है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है, तो देखिए, जहाँ पर भी जिस भी देश में विकास की बात की जाती है वहाँ पर सबसे पहले लगते हैं उद्योग धंधे। और जहाँ उद्योग धंधे लगते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। किसी ना किसी तरह से उद्योग धंधे हमेशा पर्यावरण को नुकसान ही पहुँचाते हैं। सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाले विरोध को पर्यावरण आंदोलन बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले विश्नोई आंदोलन, जो कि हुआ था 1730 में। देखिए, सबसे पुराना है ये, 1730 में है विश्नोई आंदोलन। देखिए, हम इन आंदोलन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से तो सबके सब चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं, लेकिन जब मेन एग्जाम में कभी कभी ये शॉर्ट टॉपिक में पूछ देता है या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से आंदोलन हुए थे, कहाँ हुए थे, कब हुए थे और क्यों हुए थे। ठीक है, चलिए, पहला है विश्नोई आंदोलन, जो कि 1730 में हुआ था। विश्नोई क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, विश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है। क्या है, एक धार्मिक संप्रदाय है। इसके अनुयायी कहाँ रहते हैं, तो ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में ही ये विश्नोई समाज पाया जाता है। मतलब ये विश्नोई संप्रदाय। अब इनके संस्थापक कौन थे, ये जो विश्नोई संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे श्री गुरु जम्भेश्वर, जिनको हम जम्भोजी के भी नाम से जानते हैं। 1451 से 1536 ईस्वी इनका समय काल है, किनका, श्री गुरु जम्भेश्वर जी का। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए गए थे। इन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का क्या नाम पड़ा था, तो विश्नोई संप्रदाय पड़ा था। इसमें से अधिकांश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल देते हैं। तो देखिए, उस समय क्या हुआ था कि जो राजस्थान के जो कल्प वृक्ष थे वे खेजड़ी के पेड़ थे, जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी पनप जाते थे। उनसे केवल पशुओं को ही चारा नहीं मिलता था, उनकी फलियों से मनुष्यों को भी खाना मिलता था। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के महाराज अजय सिंह ने एक विशाल महल बनवाने के लिए खेजड़ी के मोटे मोटे पेड़ काटने के लिए भेजा। अब देखिए, उस पेड़ से हमें क्या मिल रहा है, एक तो पहली बात, राजस्थान में पेड़ होते नहीं, अब पेड़ हो भी रहे हैं जिससे पशुओं को भी चारा मिल रहा है, हमें भी अनाज मिल रहा है। अब वहाँ पर महाराज अजय सिंह ने अपने लिए एक विशाल महल बनाने के लिए इन खेजड़ी के मोटे मोटे पेड़ काटने के लिए भेज दिया। तो सही बात है, फिर तो विरोध होना ही होना है। अमृता देवी ने पेड़ काटने से मना कर दिया। किसने मना किया, अमृता देवी ने। पेड़ काटने वालों के नहीं मानने पर अमृता देवी पेड़ से लिपट गई और अपना बलिदान दे दिया। तो देखिए, जब अमृता देवी पेड़ से लिपट गई तो भी उनको क्या किया, मार दिया गया। उनकी तीनों बेटियां भी पास ही खड़ी थी, वे बारी बारी से पेड़ों से लिपट गई और उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। जब ये खबर सारे क्षेत्र में फैली तो देखिए, अगर 4 लोगों की मौत हो गई और ये खबर अगर क्षेत्र में फैल जाए तो फिर तो मतलब एक के बाद एक तो सब में भावना प्रबल होती ही जाती है। तो क्या हुआ, देखते ही देखते 363 विश्नोइयों ने इस स्थान पर अपना बलिदान दे दिया। देखिए कितना बड़ा, 363 लोगों की जान इसमें गई थी।
जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कानून आज भी मौजूद है। तो देखिए राजस्थान का जो ये क्षेत्र है वहाँ आज भी ये कानून लागू है और वहाँ पे पेड़ों को नहीं काटा जाता। ठीक है, चलिए दूसरा चिपको आंदोलन देखिए। चिपको आंदोलन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम अपिक्को आंदोलन। ये देखो इसे दो कहा जाता है, एक अपिक्को आंदोलन कहा जाता है या एक अपिक्को चालू वाली कहा जाता है। ठीक है, इसे को दोनों नाम से जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने अपिक्को आंदोलन पढ़ा है या अपिक्को चालू वाली क्या है। चालू वाली को क्या कहा है, मतलब देखिए चिपको आंदोलन जो है वो कन्नड़ भाषा में अपिक्को चालू वाली कहते हैं और कन्नड़ जो अपिक्को है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है वो किसका है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। और ये चालू वाली का मतलब क्या है, आंदोलन। तो देखिए अपिक्को का मतलब क्या होता है, गले लगाना। तो अपिक्को चालू वाली का क्या मतलब था कि पेड़ों से गले लगकर या चिपक कर उनकी रक्षा करना है। चालू वाली का क्या मतलब हुआ, रक्षा करना है। अपिक्को का क्या मतलब है, गले लगना। तो गले से लगकर या चिपक कर उनकी रक्षा करना है, तो इसे अपिक्को चालू वाली कहते हैं। और ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से इस आंदोलन को प्रेरणा मिली। देखिए अब ये चिपको आंदोलन जब हुआ था उसके प्रयास के कारण जो वहाँ पे जंगल बचे थे उसकी वजह से ही इस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। ये आंदोलन कहाँ हुआ था, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में 1983 में वनों की सुरक्षा के लिए पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था। किनके नेतृत्व में चलाया गया था, पांडुरंग हेगड़े के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो देखिए उत्तर कन्नड़ जिले में 1950 में 81% क्षेत्र वनों से आच्छादित था। तो देखिए कितना बड़ा क्षेत्र था जो वन का था। सरकार ने इस वनांचल जिले को पिछड़ा जिला घोषित कर दिया और विकास शुरू कर दिया। अब देखिए पिछड़ा घोषित किया और विकास शुरू कर दिया। मैंने कहा ना विकास के लिए जहाँ बात आती है तो क्या चीज़ होता है, उद्योग। अब वहाँ पे लगाए गए 3 उद्योग, कौन कौन से थे, पल्प एंड पेपर मिल, प्लाईवुड फैक्ट्री और पावर। ये 3 का यहाँ पर विकास किया गया। अब देखिए होता क्या है, मैंने कहा ना जहाँ उद्योग लगना शुरू हुए, जहाँ विकास की बात हुई तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचना। पावर के लिए पन बिजली प्रोजेक्ट, इसके लिए नदियों पर बांधों की एक श्रृंखला बनानी चालू कर दी। इसे फ्रेंड करेक्ट कर लीजिएगा, ये बांधो है, बांधों की एक श्रृंखला बनानी चालू कर दी। उक्त महत्वाकांक्षी विकास के लिए पहले 2 उद्योगों के लिए वनों से पेड़ों का लगभग खात्मा कर दिया। देखिए पहले की जो 2 थी कौन कौन सी थी, तो ये आपकी थी, देखिए ये पल्प एंड पेपर मिल। पेपर मिल में भी आपके किसका यूज़ होता है, तो वन की लकड़ी का यूज़ होता है। कागज़ बनाने के लिए वन की लकड़ी का यूज़ होता है। दूसरा प्लाईवुड फैक्ट्री, प्लाईवुड में तो ऑलरेडी लकड़ी ही यूज़ होती है, तो वहाँ पर भी वनों का खात्मा कर दिया गया। अब बचा तीसरा पावर। तो बांधों के कारण वनों एवं कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी के भराव में आ गया, जिससे 1980 आते आते वनों का क्षेत्रफल 81% से सिकुड़कर 25% रह गया। कितनी कमी आई देखिए, सिर्फ इन 3 प्रोजेक्ट के कारण 81% क्षेत्रफल में जो वन था वो मात्र रह गया 25%। स्थानीय लोगों को बांधों के कारण विस्थापित कर दिया गया। देखिए बांध ही बनाया नहीं गया, केवल वहाँ के लोगों को भी वहाँ से एक जगह से हटा के दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया। वनों में वृक्षों की मिश्रित प्रजातियों की जगह यूकेलिप्टस व सागवान का
वृक्षारोपण किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था कि जहाँ यूकेलिप्टस का पौधा लगाया जाता है वो क्या करता है कि दूसरे पौधों को वो बढ़ने नहीं देता, और उसके कारण क्या होता है, वो पौधे मर जाते हैं। इसलिए यूकेलिप्टस आप कहीं लगाए तो वो आसपास के पौधों को पनपने नहीं देता और वो वृक्ष मर भी जाते हैं, जिनसे पानी के स्रोत सूख गए, बांधों से नदियां मृतप्राय हो गई। इस पूरी कारस्तानी और तथाकथित विकास ने, मतलब ये विकास के नाम पे जो उद्योग धंधे लगाए और ये सब किया गया, ने वनवासियों को उजाड़ कर रख दिया। तो किनका जीवन बेकार हो गया? सबसे पहले वो वनवासियों का जीवन बेकार हो गया था। एक तो उनको उनके स्थान से हटा के दूसरी जगह भी लेके चले गए। अगर संक्षेप में कहा जाए तो विकास के लिए जो मुख्य 3 PS था, पेपर, प्लाईवुड और क्या था, पावर, इनके परिणाम स्वरूप चौथा P निकला जो था पॉवर्टी। अब देखिए पॉवर्टी कैसे? अब आप बोलोगे कि उद्योग धंधों से तो भाई सबकी रोजगार मिलता है, आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, सब कुछ होता है, तो पॉवर्टी कैसे आ गई? पॉवर्टी ऐसे आ गई कि देखिए जब जंगल का अंत होता है तो उस पर बहुत से लोग आश्रित रहते हैं, और हमें जंगल से बहुत से जो वनोपज प्राप्त होते हैं उस पर आधारित बहुत से छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे बीड़ी पत्ता हो गया, है ना, और जो टोकरी बुनाई की लकड़ी वगैरह होती है वो, और मतलब बहुत कुछ है, जड़ी बूटियाँ, बहुत से वनोपज से हमारे बहुत से छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते हैं। तो अब इससे क्या था कि जो वनोपज पर आधारित थे वो किस श्रेणी में आ गए? तो वो आ गए आपके पॉवर्टी में। क्यों? क्योंकि उनका तो सब कुछ छिन गया ना भाई, उनको तो काम नहीं मिला, उनको तो वो किस में आ गए? वो पूरे के पूरे गरीबी में आ गए। अप्पिको आंदोलन के पीछे का मुख्य कारण पश्चिमी घाटों में अति संवेदनशील उष्णकटिबंधीय वनों की मिक्स्ड कल्चर का मोनोकल्चर में बदलना है। तो देखिए इसको क्या कर दिए, मोनोकल्चर में जो बदले उसके कारण भी इस आंदोलन का कारण था। इन्होंने क्या किया? अति संवेदनशील, देखिए क्या है, अति संवेदनशील उष्णकटिबंधीय वनों की मिक्स्ड कल्चर को मोनोकल्चर में बदलना। तो ये अपिको आंदोलन का मुख्य कारण था। 1900 में तक स्थिति ये हो गई थी कि अवशेष बचे वनों को बचाए बिना उस क्षेत्र के लोगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। अब देखिए अपिको आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ? अब क्या हुआ? 8 सितंबर 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सालकनी गांव के लोगों ने पेड़ों से लिपटकर कालासी वन क्षेत्र में आंदोलन आरंभ किया। वहां पर इतना सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, और पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सालकनी गांव के लोगों ने पेड़ों से लिपटकर कालासी वन क्षेत्र से आंदोलन आरंभ किया। तो इसका स्थान कहाँ है? सबसे पहले कालासी वन क्षेत्र। अपिको आंदोलन स्वतः स्फूर्त होकर तमिलनाडु के पूर्वी घाटों से गोवा तक पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। भारत का ध्यान आकर्षण, देखिए अब आंदोलन होता है, पहले ही चिपको आंदोलन ने भारत का ध्यान आकर्षित कर रखा था, फिर ये और हो गया। आखिर भारत सरकार ने पश्चिमी घाटों में वनों की कमी और पनबिजली के बांधों के कारण जलाशयों में पानी की कमी व कृषि की कमी को संज्ञान में लिया। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी घाटों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी को उच्च कमी माना। देखिए इनका ध्यान गया और यहाँ पे उन्होंने उसको उच्च कमी में मान लिया। पश्चिमी घाटों में शेष रहे अति संवेदनशील उष्णकटिबंधीय वनों को प्रथम प्राथमिकता पर रखा गया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन ने एक नारा दिया था, उलिसु, बेलासु और बालासु। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उलिसु, बेलासु और बालूसु, इसका ये 3 नारा था। उलिसु, उलिसु या सुसु, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है शेष वनों को बचाना।
आपको आंदोलन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया। आंतरिक जंगलों में पैदल मार्च, स्लाइड शो, लोक नृत्य, नुक्कड़ इत्यादि किए गए। ठीक है। बेलासु, बेलासु क्या होता है, या बेलेसु जो उसको बोलते हैं। देखिए कहीं कुछ कुछ वर्ड अलग से आते हैं, तो मैंने आपको दोनों लिख के बता दिया, उलीसु या सुसु, बेलासु या बेलेसु, इंग्लिश इसका यही है। ओके। नष्ट हुए वन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना। सबसे पहला काम क्या था, जो शेष बचे वन उनको बचाओ। भाई जो कट गए वो तो गए, अब जो बचे उनको बचाओ। दूसरा क्या था कि जो नष्ट हो गए हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करना। तीसरा था बालुसु, या इसको क्या कहेंगे, बालसु। तो अब क्या था, वनों का तर्कसंगत उपयोग करना। देखिए पहला क्या था, जो बच गए हैं जंगल उनको बचाओ। दूसरा क्या था, जंगल फिर से लगाओ। तीसरा क्या था कि वनों का तर्कसंगत उपयोग करना। देखिए यहाँ पर क्या है, वनों का तर्कसंगत उपयोग करना मतलब ये है कि अब आपको जो वन से उपयोग में चीज़ें मिल रही है उनका आप तरीके से उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, पेड़ काटो और कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं। पेड़ काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, उनका तरीके से उपयोग होना। तो तीसरा काम, वनों के तर्क संगत उपयोग हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित किया, जिससे वनों पर दबाव कम किया जा सके। चलिए छोटा सा है, पढ़ ही लेते हैं। साइलेंट घाटी आंदोलन। तो आपका साइलेंट घाटी आंदोलन कब हुआ था, तो ये देखिए आपका साइलेंट घाटी आंदोलन था 1978 में। फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही इसको कवर कर लेते हैं ना। ये 4 आंदोलन छोटे छोटे से हैं तो फिर वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं अभी यहीं स्टॉप कर लेती हूँ। ये 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगी। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कोई ऐड आता है तो उसे स्किप मत कीजिए, उसे पूरा पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।